नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील से खुलेंगे नए रास्ते। ईयू के बाजार तक बड़ी पहुंच के साथ भारत के निर्यात को भी मिलेगा बड़ा फायदा। मेक इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री ट्रेड डील को बताया ऐतिहासिक। कहा, ट्रेड एग्रीमेंट समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट। डील को बताया भारत ईयू के रिश्तों का नया अध्याय। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी समझौते को बताया भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों का ऐतिहासिक दौर। कहा, दोनों पक्षों के लिए हुई नए युग की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने गोवा इंडिया एनर्जी वीक में डीप सी एक्सप्लोरेशन में समुद्र मंथन का किया जिक्र। कहा, 2030 तक तेल एवं गैस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य। वैश्विक निवेशकों को भारत ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बनने का दिया निमंत्रण। हलवा सेरेमनी के साथ बजट की उल्टी गिनती शुरू। बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी विपक्षी दलों से की सदन चलाने में सहयोग की अपील। बात भारत और यूरोप के बीच हुई सबसे बड़ी डील की, ऐतिहासिक समझौते की। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की घोषणा के साथ साथ रक्षा, वित्त, कौशल विकास, आपदा जोखिम प्रबंधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही नवाचार जैसे क्षेत्रों में समझौते को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की सह अध्यक्षता में हुए 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन के बाद इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। The European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. We did it. We delivered the mother of all deals. दुनिया में लोग जिसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं, वो भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है, जो वैश्विक जीडीपी के करीब 25% और वैश्विक व्यापार के करीब 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये समझौता व्यापार के साथ साथ लोकतंत्र और नियमों पर आधारित शासन व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सशक्त करने वाला भी है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। विश्व में चल रही बड़ी उथल-पुथल के बीच भारत और यूरोपीय संघ साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, हिंद प्रशांत सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान आज की चुनौतियों से निपटने में वैश्विक संस्थाओं में सुधारों को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने को लेकर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की। भारतीय जड़ों से जुड़े यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि एक
बहुध्रुवीय दुनिया में यूरोपीय संघ और भारत मिलकर साझा समृद्धि के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के बिना समृद्धि नहीं हो सकती। I would like to share 3 messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our 2 continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों का ये ऐतिहासिक दौर है जिससे दिशा बदली है और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई है। 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर विकास साझेदारी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए हैं। महत्वाकांक्षी FTA के साथ साथ मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसके साथ ही विज्ञान एवं तकनीक पर व्यापक सहयोग और सुरक्षा व रक्षा के क्षेत्र को रणनीतिक साझेदारी के रूप में महत्व दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच को भारत और यूरोप के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना है। साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आज हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता व्यवसायों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और नव प्रवर्तकों के लिए अनगिनत लाभ लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से जुड़ी तस्वीरें साझा कर इसे साझा समृद्धि के लिए एक नई रूपरेखा बताया है। भारत यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से न सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, बल्कि इसका बड़ा फायदा छात्रों और भारतीय पेशेवरों को होगा। इसे लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोप भारतीय छात्रों और कुशल कामगारों के लिए अधिक पूर्वानुमान और नियम आधारित गंतव्य के रूप में उभर रहा है, जिससे अमेरिका की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। समझौते के बाद भारतीय पेशेवरों को काफी फायदा होगा। They are very keen in European Union to encourage Indian students in greater measure. They would like to welcome our students to come and study in the EU, just as we would like to welcome European universities to come and set up campuses in India. भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यह समझौता 18 साल की लंबी बातचीत के बाद हुआ है और इससे दोनों देशों को व्यापार, निवेश, डिजिटल ट्रेड और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में कई अवसर मिलेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आखिरकार 18 साल की कोशिश कामयाब हो रही है। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा कर दी है। इस समझौते से भारत की पहुंच सीधे यूरोप के 27 देशों तक होगी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जा रहा है। इस डील का फाइनल होना 18 साल के इंतजार का समापन है। 2007 से चल रही बातचीत आखिरकार पूरी हो चुकी है, जिससे भारत और यूरोप दोनों को फायदा होगा। इससे भारत और यूरोप को एक दूसरे के बाजार में बिना शुल्क या सीमित शुल्क के तहत एंट्री मिलेगी।
We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. खुद यूरोपीय यूनियन ने भारत यूरोप के बीच फ्री ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबी बातचीत के बाद ये समझौता निर्णायक चरण में पहुंचा। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल व्यापार समझौते में से एक है। दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों के बीच ये समझौता यूरोपीय संघ की आबादी लगभग 45 करोड़ है। ये 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 140 करोड़ की आबादी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सिर्फ एफटीए नहीं बल्कि कई डील्स का पैकेज है। इसमें एफटीए के साथ साथ निवेश, डिजिटल ट्रेड, डाटा प्रोटेक्शन और ग्रीन एनर्जी के पहलू भी शामिल हैं। भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता भारतीय व्यवसायों, निर्यातकों और उद्यमियों के लिए पूरे यूरोपीय बाजार को प्रभावी ढंग से खोलता है। ये भारत और वाणिज्य को बढ़ावा देने के अतिरिक्त साझा मूल्यों को मजबूत करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा और एमएसएमई, महिलाओं तथा कुशल पेशेवरों से लेकर किसानों और निर्यातकों तक क्षेत्रों और हितधारकों में अवसर पैदा करने जा रहा है। ईयू दुनिया का सबसे अधिक रेगुलेटेड मार्केट है। इस बाजार में भारत को व्यापक पहुंच मिलने से भारतीय कंपनियों की वैश्विक साख बढ़ेगी। भारत के उत्पाद विश्व मानकों पर खरे माने जाएंगे और वहीं दुनिया के बाकी बाजारों के दरवाजे भी खुलेंगे। इस एफटीए से भारत की तकनीकी प्रगति को सहायता के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा मिलने की उम्मीद है। Just only in the textile sector alone, we are looking at close to 6 or 7 million jobs coming into that sector. So it has tremendous potential. A joint partnership between Europe and India to co-produce, co-manufacture, and leverage the technologies of Europe and the skill and talent of India working together as partners will help European companies scale up. कुल मिलाकर मुक्त व्यापार समझौते में भविष्यों की चुनौतियों को ध्यान में रखा गया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय व्यवसायों, युवा पेशेवरों और श्रमिकों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। साथ ही समझौता भारत के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं फागोर ऑटोमेशन के सीईओ ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। I think it's a very important agreement and draw a very new scenario in the world, and it's a very important for two big markets, that is Indian and European market, and for the rest of the world. And I think I arrived in the right moment, just in this special moment. And I am really happy, and we expect that it's going to propel very important the economies of both sides of the agreement. भारत और यूरोपियन संघ के बीच एक बहुत बड़े समझौते की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, एनकेटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव वीपी माइकल चिनोहोर्थ ने कहा कि इस समझौते पर इसके जो परिणाम होंगे वो ऐतिहासिक होंगे। Yes, we very much champion it. We are happy that finally an FTA has come into place between the Indian subcontinent and the EU. NKT is a company that has existed for more than 130 years. We manufacture and deliver and install electrical power systems. And we hope that this FTA will actually allow us to further strengthen that relationship, both for the benefit of the Indian subcontinent, but actually also for Europe. इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की डायरेक्टर जनरल पायल कंवर ने कहा, समझौता भारत ईयू दोनों के लिए फायदेमंद होगा।
I think today is a historic day for both the EU and India. I think this has been a long time in the making, over a decade, now, since negotiations had restarted, and I think that both countries have so much to gain because they're already very important trading partners, and this is only going to amplify and grow business and trade deals between both countries. So we're very excited. वहीं हार्बर के मैनेजिंग डायरेक्टर तनवीर अहमद ने कहा कि एफटीए सभी के लिए मददगार होगा. That it took almost more than 20 years to reach this deal today. It's a historical deal and it will help, I think, more than ever. भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बनी सहमति को हेफेल साउथ एशिया के प्रबंध निदेशक फ्रैंक श्लोडर ने गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया. Yeah, it's a big and proud moment today, and I'm very happy we're able to witness it. After decades of negotiation, finally the agreement now has come to a conclusion. It's a huge opportunity for both the countries, both blocs, to really create something big for the future, to create opportunities. And I think in today's world, where rule-based order is somehow suffering, it's good to see that some of the major blocs are still able to come to a conclusion and create something. And we from the business community, we are really, really happy, and we will leverage for sure the benefits for the company, for both the sides, that it's beneficial for India and for the EU altogether. भारत EU FTA पर इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर जनरल जॉन नॉयथर ने कहा, यह व्यापार समझौता 2 अरब लोगों को लाभ पहुंचाएगा. It's going to impact their economies very much. If we look at 2 billion people to form a new common business platform, if we look at 25% of the global GDP, and the opportunities in technology, in clean solutions, in SME cooperation, that is offering us surely a vast opportunity in the future. वहीं भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बनी सहमति पर क्रॉन्स मशीनरी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थॉमस वोल्टर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह समझौता बड़े महत्वपूर्ण है, न केवल EU के लिए बल्कि भारत के लिए भी. After this long time of negotiation, I'm very happy, or we are very happy, that this agreement was announced today and gives a lot of opportunities to both sides. So not only the EU, but India, and especially when you take a look into the whole world, it really makes sense, and very happy to this agreement. Zydus लाइफ साइंसेज के MD शर्विल पटेल भारत और EU के बीच सहयोग को लेकर उत्साहित नजर आए. We are excited with this opportunity to have a collaboration between India and EU and the trade deal, which will help us in improving our access to both the markets, but more importantly, improve the ease of doing business that we can have in Europe. स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के CEO सारा लार्सन ने भारत EU मुक्त व्यापार समझौते पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि कई सालों की बातचीत और नेगोशिएशन के बाद यह संभव हो पाया है. उन्होंने कहा कि यह डील दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाएगी, सहयोग को बढ़ावा देगी और भारत EU और इसके सदस्य देशों के बीच पार्टनरशिप को मजबूत करेगी. And I think this is an exciting day after many years of conversations and negotiations. And I think this will just open up the bilateral or the multilateral trade, I would say, between the European Union and India in a much wider way, in both directions, because that's what it is. This is a collaboration, this is a partnership for the future. So it's really exciting to see this come into effect, and how that will also lead to more exchange between the EU and India, and of course the different member states of EU as well. एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और MD जुर्गेन वेस्टरमीयर ने कहा, यह व्यापार समझौता बहुत सारे अवसरों में तेजी लाएगा. This is a really big moment after 20 years where we always were talking about of the future opportunities when we have finally a balanced free trade agreement. I am really happy that today the negotiations are closed, and Europe and India are 2 big democracies. They are ideal partners, and anyhow I can say for the European businesses they are strong. For India,
and India already. And this free trade agreement will be an accelerator for really a lot of opportunities on both sides. एयरबस इंटरनेशनल के अध्यक्ष वॉल्टर वैन वेर्श ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर खुशी जताई है. Look, this is a fantastic day, and I'm very proud to be able to celebrate this together with all our friends and partners in India. As you say, it's a fantastic achievement. This FTA has been worked on for a very long time, and I think this is a big step, a big next step in the collaboration between Europe and India. As you know, Airbus is extremely active in India. We've been here for more than 60 years. We build a lot of products here. The Make in India is something that we have at the core of our strategy. And we are very committed to continue to bring the best aircraft, the best helicopters, and of course also in defense and space products to India, but to do this together. Bringing the technology and then leveraging, of course, the India scale and the strong human development capabilities that we have in the country. So we're very excited. हैंसिएटिक कनेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर थॉमस अवीजिस ने ग्लोबल मोबिलिटी और स्किल्ड माइग्रेशन के लिए ईयू इंडिया पार्टनरशिप के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और इससे वर्कफोर्स मोबिलिटी में भी तेजी आएगी. Global mobility, the skilled worker migration, the recognition possibilities of Indian qualification, this is a core business of us, and with the FTA in place, this will become more uniform, faster, hopefully, and easier at the end. So, we are benefiting from it, and overall, the FTA with all the other parameters, I mean, it's a very important cooperation between the European Union and India. इंडिया ईयू बिजनेस समिट में एल्सेवियर के चेयरमैन और रैलेक्स के डायरेक्टर यांगसुक ची ने कहा कि भारत ईयू एफटीए दोनों पक्षों के बीच आने वाली रुकावटों को कम करेगा. साथ ही इससे यूरोप और भारत के रिसर्च और इंडस्ट्री पावर हाउस के बीच सहयोग मजबूत होगा. It's really exciting that after all these years we finally had the energy to complete the process. Very excited about what it's going to do for the industries that are, going to face much less inhibition to trade with each other, exchange a lot of intellectual property that comes from very strong research powerhouses of both Europe and India. इंडिया ईयू बिजनेस समिट में जेके इलेक्ट्रॉनिक्स के विनोद शर्मा ने इस समझौते को इंडस्ट्री के लिए एक लंबे समय से इंतजार वाला मील का पत्थर बताया. I think it's an excellent agreement that we were all waiting for in the industry. Opens up not just European markets for us, though in the electronic sector a lot of our components and systems are already at zero duty because of WTO and ITA 1. But what this also does is opens up avenues of investment, of technology transfer. And I think both the European and Indian economy, in my opinion, are very, very complementary. So what we need, Europe is able to supply to us, whether that's technology, investment, advanced manufacturing, and what we can provide, what we are good at, in my opinion, becoming a reliable, trusted supply chain for the world, is something that we are looking forward to playing our part. बिजनेस यूरोप के अध्यक्ष फ्रेडरिक पर्सन ने कहा, अनिश्चितता के इस दौर में भारत और ईयू के बीच एफटीए एक अच्छी खबर है. I think in a world situation where we have high geopolitical uncertainty, we are being challenged on the rule-based trade, we needed good news and potential growth going forward. And the FTA between India and EU is just that. It's opening up a combined huge market and opportunities for large Indian companies, SME European companies. This is something we've never seen before, and it's done at the hands of Prime Minister Modi and President von der Leyen. इंडिया ईयू बिजनेस समिट में लैकवर्के पीटर्स GmbH कंपनी केजी की मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रीटा अल्फेस ने कहा कि उन्हें इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर गर्व है. I'm really proud of being part of this historic moment here at the India-EU Business Summit, and I'm representing the SME industry from Germany and also Europe.
And for us, it's a very great chance to get more more market entry to the Indian side and to cooperate even closer. भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बनी सहमति पर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रंजीत मेहता ने भारत और ईयू के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि 2023 में भारत ईयू का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना, जो ईयू के कुल गुड्स ट्रेड का 2.2% था। 2023 में भारत और ईयू के बीच सेवाओं का व्यापार 5,40,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो 2020 में 2,80,000 करोड़ था। ईयू भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट आईपीए और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एग्रीमेंट से भारत के एक्सपोर्ट में 5 वर्षों में 35 से 45% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। फार्मास्यूटिकल्स में 8 से 12% और इंजीनियरिंग गुड्स में 7 से 10% सालाना वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स में 10 से 15% की तेजी से विकास का अनुमान है, वृद्धि का अनुमान है। वहीं ईयू टैरिफ में कमी और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के साथ भारत को वैश्विक बाजार में अपनी गुणवत्ता और वॉल्यूम दोनों पर मजबूत स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। 20 वर्षों से इसमें नेगोशिएशन चल रहे थे और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज ये डील फाइनलाइज हुई है। तो इसमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह हमारे टेक्सटाइल सेक्टर हो गए, हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हैं, एमएसएमईज को एक बहुत लार्ज मार्केट मिलेगी हमारे देश में। इससे जॉब क्रिएशन की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी और ईयू से हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आएंगे और टेक्नोलॉजिकल जो कोलैबोरेशंस होंगे उससे जो है हमारे एमएसएमईज की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हो चुका है। इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई गति मिलने की उम्मीद है। निवेश, निर्यात और रोजगार के नए अवसर खुलने के साथ ही भारत ईयू आर्थिक सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। इस समझौते को लेकर फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा से खास बातचीत की। वैश्विक बाजार में भारत की एक और उपलब्धि दर्ज हो रही है, क्योंकि जिस फैसले को लेकर लंबा इंतजार भारत ने किया और अब उस पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत ने डील फाइनल कर ली है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ज्योति विजय मौजूद हैं, जो कि फिक्की की डायरेक्टर जनरल हैं। जैसा कि ईयू कमिश्नर ने भी कहा और हमारे ट्रेड मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने भी कहा, दिस इज मदर ऑफ ऑल द डील्स। सो बिजनेस भी बहुत एक्साइटेड है इसको लेकर, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसमें। 99% जो मार्केट एक्सेस मिल रहा है इंडियन एक्सपोर्ट्स को, ये एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है और इससे हमारे इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा होने वाला है। हम क्योंकि एक देखा जाता है कि टैरिफ को लेकर के अगर देखा जाए तो तकरार सभी मुल्कों के साथ अमेरिका की रही है और ये डील कहा जा रहा है मदर ऑफ द डील, और इसीलिए इसको कहा भी जा रहा है। तो इसको कैसे देखेंगे? टैरिफ का जवाब हिंदुस्तान कैसे दे रहा है यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज को एक साथ जब आ जाता है उस परिप्रेक्ष्य में? हिंदुस्तान के साथ जुड़ने की जो इच्छा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, आई थिंक वो बहुत उभर के आती है। ईयू का एक ट्रेड डील है, बट इसके पहले इसी वर्ष हमने 2 बड़े डील किए। हमने ओमान के साथ किया, यूके का हमने सील किया, न्यूजीलैंड के साथ रिकॉर्ड टाइम में हमने एफटीए किया। तो आई थिंक जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन ट्रेड डील्स की थ्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दे रही है। तो देखिए, साफ तौर पर क्योंकि पूरी दुनिया को इससे उम्मीद थी, और न केवल दुनिया बल्कि भारत भी इस पर लगातार काम कर रहा था और अब सफलता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अजीत के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय ने भारत ईयू के एफटीए को दोनों पक्षों के लिए लाभकारी बताया। अजय सहाय ने कहा कि भारतीय निर्यात को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। समझौता लागू होने के बाद 91% भारतीय वस्तुओं पर यूरोपीय संघ में 0 निर्यात ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय सर्विसेज की यूरोपीय संघ में आसान मार्केट पहुंच सुनिश्चित होगी।
एक्सपोर्ट्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 99.5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू ईयू, उसको वहाँ पे कंसेशनल ड्यूटी का अरेंजमेंट होगा। करीब 91% जो हमारे गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं ईयू को, जिस दिन भी एग्रीमेंट प्रभावित होगा वो जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। हमारे जो सनराइज सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे मशीनरी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे अपैरल एंड टेक्सटाइल हो गया, फुटवेयर एंड लेदर हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेरीन प्रोडक्ट, टी, कॉफी, स्पाइसेस, सब ईयू मार्केट में जीरो ड्यूटी पे जा पाएंगे। सर्विसेज में भी इंडिया को बहुत गेन होगा। 144 सर्विसेज में इंडिया को मार्केट एक्सेस मिलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दोनों पक्षों के आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। नेताओं ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इस समझौते से भारत यूरोपीय साझेदारी को नई दिशा मिलेगी, जिससे दोनों पक्षों के लोगों और व्यवसायों को लाभ होगा। उपराष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की। ये घोषणा भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों और प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ व्यापारिक संबंधों की मजबूती की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। भारत और यूरोपीय संघ दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये दोनों मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 25% हैं और ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा हैं। इन दो बड़ी अलग अलग और एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे। यूरोपीय यूनियन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। 2024-25 में यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें एक्सपोर्ट 6.4 लाख करोड़ रुपए और इंपोर्ट 5.1 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में भारत यूरोपीय यूनियन सेवाओं में व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। व्यापार और निवेश के बाद इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा छात्रों और भारतीय पेशेवरों को होगा। आवागमन के मामले में भारत यूरोपीय संघ का FTA दोनों दिशाओं में अल्पकालिक, अस्थायी और व्यावसायिक यात्राओं के संबंध में व्यावसायिक गतिशीलता का सुविधाजनक और पूर्वानुमानित ढांचा प्रदान करता है। ये पेशेवरों को विभिन्न परिदृश्यों में सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच यात्रा करने में सक्षम बनाता है। यूरोपीय संघ और भारत ICT के आश्रितों और परिवार के सदस्यों के लिए प्रवेश और कार्य अधिकारों के साथ साथ इस क्षेत्र से जुड़े और व्यावसायिक कार्यों संबंधित यात्रियों के लिए एक दूसरे को आवागमन संबंधी प्रतिबद्धताएं प्रदान कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ताओं यानी CSS के लिए 37 क्षेत्रों, उप क्षेत्रों और स्वतंत्र पेशेवरों IP के लिए 17 क्षेत्रों, उप क्षेत्रों में प्रतिबद्धताओं की भी पेशकश की है, जिनमें से कई भारत के हित के हैं। इनमें व्यावसायिक सेवाएं, कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं, अनुसंधान और विकास सेवाएं और शिक्षा सेवाएं प्रमुख हैं। भारत ने 5 वर्ष में सामाजिक सुरक्षा समझौतों से रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए एक रूपरेखा भी सुनिश्चित की है, जिसमें छात्रों के आवागमन और अध्ययन के बाद के कार्य के अवसरों में सहयोग के लिए उपयुक्त ढांचा भी शामिल है। समझौते में यूरोपीय यूनियन के 144 सब सेक्टर तक भारत की पक्की पहुंच से भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा मिलेगा और वे यूरोपीय यूनियन के कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड क्लास भारतीय सर्विस दे पाएंगे। जबकि भारत द्वारा दिए गए 102 सब सेक्टर्स तक यूरोपीय यूनियन से भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे दोनों देशों के लिए फायदेमंद स्थिति बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अमेरिकी वीजा नियमों को सख्त किया गया, जांच बढ़ाई गई और उच्च कौशल कार्य वीजा पर सीमाएं लगाई गई, जिससे भारतीय पेशेवरों के अवसर सीमित हुए। ऐसे में यूरोप भारतीय छात्रों और कुशल कामगारों के लिए अधिक पूर्वानुमान और नियम आधारित गंतव्य के रूप में उभर रहा है, जिसे अमेरिका की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। समझौते के बाद भारतीय पेशेवरों को काफी फायदा होगा।
They are very keen in European Union to encourage Indian students in greater measure. They would like to welcome our students to come and study in the EU, just as we would like to welcome European universities to come and set up campuses in India. यूरोपीय संघ में 2024 तक लगभग 9.3 लाख भारतीय नागरिक रह रहे थे, जिनमें और बढ़ोतरी हुई है। अध्ययन, शोध और अन्य गतिविधियों के लिए यूरोपीय यूनियन में निवास अनुमतियों में भारतीय शीर्ष पर रहे और कुल EU ब्लू कार्ड का लगभग 20.8% यानी 16,268 भारतीयों को मिला। पिछले 2 दशकों में 6,000 से अधिक भारतीय छात्र एरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए हैं। समझौते से भारतीय छात्रों और पेशेवरों की राह आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए पर मोहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ हुए एफटीए को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता बताया है। लेकिन भारत ने पिछले 1 दशक में अपने ग्लोबल ट्रेड फुटप्रिंट का लगातार विस्तार किया है। अलग अलग देशों के साथ हुए महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती हुई नहीं बल्कि दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। भारत EU के बीच एफटीए पर महाडील साइन होने के साथ ही यूरोपीय संघ भारत का 22वां एफटीए भागीदार बन गया है। अब वर्तमान में भारत यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ एफटीए कर रहा है। वहीं वर्ष 2025 के 3 महत्वपूर्ण समझौतों की बात करें तो इनमें भारत न्यूजीलैंड एफटीए, भारत ओमान CEPA और भारत UK एफटीए शामिल है। भारत और न्यूजीलैंड एफटीए पर बनी सहमति सबसे तेजी से संपन्न होते एफटीए समझौतों में शामिल हो गई है, जिससे न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात को बेहतर बाजार पहुंच और शुल्क वरीयताएं मिलेंगी। साथ ही ओशिनिया और प्रशांत द्वीप देशों के व्यापक बाजारों तक पहुंच का रास्ता खुलेगा। वहीं भारत ओमान CEPA की बात करें तो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर हस्ताक्षर हुए। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना, ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला एफटीए, GCC देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना। इसके अलावा जुलाई 2025 में ऐतिहासिक भारत UK एफटीए से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और MSME के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने PM मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें भारत EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता यानी TEPA, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन, 2022 में हुई भारत संयुक्त अरब अमीरात समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA और 2022 में ही भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता और 2021 में भारत मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी शामिल है। समझौतों का यह बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती GDP और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश की आर्थिक दिशा और राजनीतिक विमर्श का मंच एक बार फिर
संसद बनने जा रहा है। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सत्ता और विपक्ष आमने सामने संवाद के लिए एक मंच पर जुटे। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष के मुद्दे सुने तो विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर अपनी प्राथमिकताएं रखी। अब नजरें बजट सत्र पर हैं, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर आम बजट तक कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। संसद के इस सत्र से देश की आर्थिक नीतियों और राजनीतिक सहमति की दिशा तय होगी। संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बजट सत्र से पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में सत्ता और विपक्ष के दलों की बैठक हुई। बैठक में विपक्ष की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी दी गई। सरकार ने विपक्षी दलों के सुझावों को सुना। सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों से सदन सुचारू रूप से चलाने को लेकर सहयोग की अपील की। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। संसद का बजट सत्र बुधवार यानी 28 जनवरी से शुरू होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले दिन होगा, जबकि 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आम बजट 1 फरवरी को सदन के पटल पर रखा जाएगा। बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद आम बजट पर चर्चा होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विपक्षी दल विदेश नीति, पर्यावरण सहित कई विषयों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। पोल्यूशन का सबसे भयानक स्वरूप हम लोगों ने देखा है दिल्ली में और जगहों पे। ये मुद्दा भी हम उठाएंगे। पिछली बार कोशिश की थी। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें भी हम मुद्दे तय करेंगे, रणनीति तय करेंगे, उस पर करेंगे। सर्वदलीय बैठक में 39 दलों की तरफ से 51 नेता शामिल हुए। बजट सत्र का पहला चरण बुधवार यानी 28 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में बजट पारित कराने के साथ ही अन्य विधायी कामकाज पर सत्ता पक्ष का जोर रहेगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऊर्जा के बदलते वैश्विक परिदृश्य में आज भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि साझेदार बनकर उभर रहा है। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के मंच से दुनिया को भारत की ऊर्जा आकांक्षाओं का संदेश मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। इंडिया एनर्जी वीक में आज वही भारत दिखाई दे रहा है जो विकास भी चाहता है और दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ना भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा में आयोजित हो रहे 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक यानी भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह का यह चौथा संस्करण है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज के समय में हर क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी पर काम कर रहा है। पीएम ने महत्वाकांक्षी डीप सी एक्सप्लोरेशन समुद्र मंथन का जिक्र करते हुए बताया कि इस दशक के अंत तक तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश के $100 अरब का प्रयास किया जा रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहाँ एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पेट्रोकेमिकल पदार्थों की मांग बढ़ने जा रही है। उन्होंने देश में हो रहे तेज सुधारों का जिक्र किया और कहा कि पेट्रोकेमिकल में किया जाने वाला निवेश बड़ी तेजी से बढ़ेगा। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए
हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक गोवा में आयोजित हो रहा है। इसमें लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के दुनिया भर के मंत्री, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति निर्माता, वित्तीय संस्थान, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी प्रदाता शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संवादों और रणनीतिक साझेदारियों की जानकारी साझा की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यूएई के ऊर्जा मंत्री के साथ उनकी एक सार्थक बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि भारत और यूएई के बीच पिछले सप्ताह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौता संपन्न हुआ है, जिसके तहत भारत यूएई से 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक ऊर्जा संसाधनों का आयात करेगा। इसके अलावा भारत और कनाडा के बीच एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही ऑयल इंडिया के माध्यम से कनाडा के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को लेकर भी बातचीत जारी है, जो भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। President of the UAE had come to Delhi and had a long meeting with our Prime Minister, I think last week. On that occasion, another new LNG deal was signed. I think this one was HPCL and this thing, but if you look at the HPCL's earlier deal and if you look at the IOCL's two deals in the end, we are buying now something like 4.5 million metric tons per annum of natural gas from the UAE, which is fairly big. Bilateral meeting with my Canadian counterpart, Minister Hodgson. We have also issued a statement on this ministerial dialogue. We have launched a joint India-Canada ministerial energy dialogue. वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक के दौरान किए गए कई महत्वपूर्ण समझौतों की भी घोषणा की। इनमें 2 शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा बीपीसीएल और पेट्रोनॉस के बीच ब्राजील के कच्चे तेल की 1.2 करोड़ मीट्रिक टन आपूर्ति के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। कार्यक्रम में हाइड्रोजन से संचालित ड्रोन का भी शुभारंभ किया गया, जो स्वच्छ और भविष्य की ऊर्जा की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों को दर्शाता है। We have signed 2 shipbuilding contracts between ONGC and Mitsui OSK Lines Limited, Japan, as ship owners, and Messrs. Samsung Heavy Industries, South Korea, as ship builders. Now, from what I understand, you're going to get 2 ships, one in 28 and one in 29. Then BPCL and Petrobras have signed a term contract for crude oil. This is renewal of crude oil supply from between BPCL and Petrobras of Brazil for fiscal year 26-27. The term contract of 12 million barrels of Brazilian crude is valued around $780 million. This will ensure diversification of crude oil supply and also contribute to our energy security. पश्चिम बंगाल में 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के मुख्य सचिव से चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर जवाब तलब किया है। पत्र में चुनाव आयोग ने पूछा है कि रोल ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी संभाल रहे 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया। दरअसल उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के रोल ऑब्जर्वर
अश्विनी कुमार यादव, कोलकाता उत्तर और उत्तर 24 परगना के रोल ऑब्जर्वर रणधीर कुमार और पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम की रोल ऑब्जर्वर स्मिता पांडे का तबादला किया गया है। खास बात यह है कि ये तीनों अधिकारी इस समय SIR के काम के लिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि SIR प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी का तबादला आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। अब चुनाव आयोग ने तीनों अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना को रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही बुधवार दोपहर 3 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति को सार्वजनिक प्रसारण, मीडिया सुधारों और भारत के डिजिटल नीति में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2017 से 2022 तक भारत के सार्वजनिक प्रसारक का नेतृत्व करने वाले वेम्पति को प्रसार भारती को संस्थागत पुनर्गठन, तकनीकी आधुनिकीकरण और तेजी से डिजिटलीकरण होते मीडिया परिदृश्य में नई प्रासंगिकता दिलाने का श्रेय दिया जाता है। सम्मान की घोषणा होने के बाद वेम्पति ने इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। ये एक बहुत ही हम्बलिंग सा मोमेंट है कि इतने बड़े जेंट्स के साथ अवार्ड मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। जो एक मिशन उन्होंने खड़ा किया है विकसित भारत के लिए, मुझे लगता है कि इस अवार्ड से बाकी कई सारे प्रोफेशनल्स को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी इस मिशन के से जुड़े और विकसित भारत को रियलिटी बनाने में सभी योगदान करें। भारत एक बहुत ही यूनिक मोमेंट पे खड़ा है टेक्नोलॉजी को लेकर कि बाकी देशों में काफ़ी सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उसमें कंडक्टर्स हो, भारतीय मूल के कई सारे प्रोफेशनल उन देशों में काम कर रहे हैं और इस अवार्ड से मुझे लगता है कि उनमें भी ये मोटिवेशन मिल सकता है कि भारत को वापस आए और भारत में टेक्नोलॉजी बनाए। तो मैं चाहता हूं कि इस अवार्ड के माध्यम से एक तरह का मूवमेंट बने कि हम भारत में टेक्नोलॉजी बनाएं पूरे विश्व के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में दिसंबर से अब तक निपाह वायरस के केवल 2 ही मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने मीडिया में निपाह के मामलों को लेकर फैल रही भ्रामक जानकारियों और आंकड़ों पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने दोनों मामलों से जुड़े 196 संपर्कों की जांच की है, जिनमें से सभी संपर्क नेगेटिव पाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि निपाह वायरस के इन 2 मामलों के अलावा अन्य कोई मामले नहीं पाए गए हैं। स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने मिलकर त्वरित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू किया है, जिससे निपाह वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद मुश्किलों का दौर जारी है। मनाली पुलिस ने 2 पर्यटकों का रेस्क्यू किया है। दोनों पर्यटक सोलंग नाला से अटल टनल के बीच धुंधी के पास बर्फ में फंस गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को फोन के जरिए मिली थी। सूचना के तुरंत बाद पुलिस की टीम ने दोनों तक पहुंची और उन्हें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था देते हुए उन्हें सुरक्षित निकाला, जिसके बाद दोनों लोगों को मनाली लाया गया। इनमें से एक व्यक्ति झारखंड का रहने वाला है, जिसका नाम रामेश्वर है। दूसरे व्यक्ति का नाम दीपक है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी है। लोकप्रिय खेल क्रिकेट अब एक अलग ही रंग में मैदान पर नजर आएगा। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट T20 सीरीज में भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी, जिसमें 3 तरह के डिसेबल खिलाड़ी एक टीम के रूप में मैदान पर उतरेंगे। टूर्नामेंट में डेफ, शारीरिक रूप से अक्षम और बौद्धिक रूप से अक्षम खिलाड़ी एक साथ नजर आएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 29 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक ग्रेटर नोएडा और जयपुर में होगा। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCCI के अध्यक्ष रवि चौहान, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के दिव्यांग क्रिकेट प्रमुख इयान मार्टिन और पैरा खिलाड़ियों के एक्सेसिबिलिटी के लिए कार्य करने वाली संस्था स्वयं की संस्थापक स्मीनू ने टूर्नामेंट से जुड़ी जानकारी साझा की। और पैरा खिलाड़ियों के एक्सेसिबिलिटी के लिए कार्य करने वाली संस्था स्वयं की संस्थापक स्मीनू जिंदल ने भारत में पहली बार मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट T20 सीरीज के आयोजन को ऐतिहासिक बताया।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल में नए अवसरों को लाएगी। स्मिनु जिंदल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। आप ये बातचीत देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत में पहली बार मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट सीरीज का आयोजन होगा। क्रिकेटर्स के लिए एक्सेसिबल बनाने के उद्देश्य से स्वयं भी इस सीरीज के साथ जुड़ा है। मेरे साथ इस समय स्मिनु जिंदल मौजूद हैं, जो कि स्वयं के डॉक्टर हैं। पहली बार भारत की धरती पर, भारतीय जो है ग्राउंड पर इस तरह की एक नायाब सीरीज आयोजित होने वाली है। इसके बारे में क्या कहेंगे और इस नायाब आइडिया के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही डिफरेंट आइडिया है। जब DCCI इंग्लैंड की टीम से बात करी थी तो ये उन्होंने हमें एक आइडिया दिया और हमें इनवाइट किया था पिछले साल जून में आके मिक्स डिसेबिलिटी क्रिकेट का हिस्सा बनने के लिए। तो अपनी इंडियन टीम पहली बार लॉर्ड्स गई थी खेलने के लिए और ये उनके लिए बहुत ही गौरव का अनुभव था और हम सब भारतीयों के लिए भी। इस साल हम लोग इंडिया में ने डिसाइड किया कि हम लोग उनकी क्रिकेट टीम को यहाँ होस्ट करेंगे और मिक्स डिसेबिलिटी क्रिकेट अपने भारतवासियों के साथ शेयर करेंगे कि कितना मज़े का गेम है। अलग अलग डिसेबिलिटी की बात हो रही है इस सीरीज में। जो खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, कैसे तालमेल होगा, क्या कुछ होगा? स्वयं जैसी संस्था है जो कि एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करती है, आप लोगों के लिए कितना जो है इसमें एक चैलेंज है? ये बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर हम एक्चुअली आपस में बैठ के सोचे तो यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ डेफ एंड म्यूट एडल्ट्स हैं और साथ में इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड एडल्ट्स हैं। तो सोचना कि वो लोग आपस में कैसे बात करते होंगे, आप एक जो आदमी सुनने में उसको तकलीफ है, आप उसको कैसे बताएंगे कि फटाफट उधर दौड़ो, वहाँ पे वो बॉल पकड़ो, यहाँ खड़े हो। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक गेम है। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो जिस तरह से आप डिसेबल लोगों के लिए काम कर रही हैं, खिलाड़ियों के लिए काम कर रही हैं, क्या आपको लगता नहीं कि साथ साथ में हमें आम लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे जितना अहम आपका जो उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना है, उतना ही ज़रूरी होता है कि बाकी आम लोगों को भी जागरूक करना है? इसके लिए स्वयं क्या कर रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि ये सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए नहीं है। एक्सेसिबिलिटी जो चीज़ है वो हम सभी के लिए है। हम सब एक उम्र में इस तरह के कोई भी तकलीफ से गुजरते हैं, तो मनोबल देने का काम करता है एक्सेसिबिलिटी। इसके बारे में जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हर एक आदमी में प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा को दिखाने के लिए आपका बाहर निकलना ज़रूरी है घरों से, और उसके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूकता ज़रूरी है हर किसी के लिए। जितना खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वयं आगे आ रहा है, उतनी भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि खिलाड़ियों को, जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो चेयर पे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उन्हें समझें, उनके खेल को समझें और उनके खेल को आगे बढ़ाने के लिए मैदान तक जरूर पहुँचें। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।